पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पूरा देश एक है, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ। और भारत सरकार की हर कार्रवाई, भारतीय सेना की हर कार्रवाई के साथ पक्ष विपक्ष एकजुट है। यह बड़ी बात है और यह भारत की एकता को दिखाता है कि जब देश पर संकट आता है तो सब साथ खड़े होते हैं। चाहे राहुल गांधी की बात कर लें या बिहार में तेजस्वी यादव की बात कर लें, प्रशांत किशोर की बात कर लें, नीतीश कुमार तो साथ हैं ही। तो पाकिस्तान अब देखिए किस तरीके से घिर गया है। पाकिस्तान में जो आंतरिक कलह है और जो आतंकियों के बीच की लड़ाई है, वह लड़ाई भी बिल्कुल प्रस्फुटित हो गई है और देख ही रहे हैं। पूरा देश यह चाहता है युद्ध की तरफ हम न बढ़ें। युद्ध किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा चाहेगा वैसा जवाब तो भारत देगा ही, यह बात भी तय है। लेकिन इन सब बातों से इतर हम बिहार को कैसे भूल सकते हैं। बिहार की चर्चा हमें करनी है और बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में चुनाव होंगे भी, इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, देश में उड़ानें रद्द की जा रही है। आज मैं सुबह कटरा बात कर रहा था, माता वैष्णो देवी का बेस शहर, वहां मालूम हो रहा था कि अब बिल्कुल भीड़ नहीं है, पूरा शहर खाली हो गया है, लोग परेशान हैं। खैर, तो बिहार की बात जब हम करें तो देखिए, एनडीए में सब कुछ संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि देखिए, आपकी मांग क्या है और उपलब्धता क्या है। डिमांड और सप्लाई दोनों समझाया जा रहा है। नीतीश कुमार लगातार मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले अपनी पार्टी के नेताओं से बात की, यह संदेशा दिया कि देखिए, जेडीयू आगे है, आगे रहेगा। जेडीयू बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। ललन सिंह फिर से पटना आ गए हैं और ललन सिंह की भूमिका ऐसे मौकों पर और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। नीतीश कुमार का भरोसा भी प्राप्त होता है, यह भी हम समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात के बाद तस्वीरें जारी की और इसके बाद देखिए, बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक हुई थी। लेकिन हम लोगों ने 2 दिनों पहले भी चर्चा में कहा था कि चिराग पासवान का लोड नीतीश कुमार नहीं लेना चाहते और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं, कब बनते हैं, कब बिगड़ जाते हैं, यह समझना भी समझ से परे होता है। तो अब देखिए, चिराग पासवान को समझाने की जिम्मेवारी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी वही है, सबसे ज्यादा डिमांड भी वहीं से है और सबसे अधिक सीटों की कमी भी चिराग पासवान के लिए ही है। तो बीजेपी ने यह समझा है कि नहीं, चिराग पासवान को समझाना होगा। तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, वो मतलब विनोद तावरे, आज चिराग पासवान से मिलने नई दिल्ली में उनके घर पर पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति समझाई। तो देखिए, यह बात भी समझ में आती है कि बाकी सारे लोग नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विनोद तावरे को चिराग पासवान के घर जाना पड़ा है। और नीतीश कुमार अपने को चुनाव के लिए तैयार दिखाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आज वह जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए थे। इसके पहले 2 दिनों तक बोधगया में देखिए कार्यशाला हुई प्रवक्ताओं की और उसमें कहा गया, प्रवक्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है कि आपको हर जिले में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, हर जिले में। और जो भी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, चाहे कहीं कॉलेज खुला है, अस्पताल खुला है, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, वहां से आपको लाइव करना है, दिखाना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया, एनडीए की सरकार ने क्या किया। क्योंकि आप जानते ही, हम भी समझते हैं कि जमाना डिजिटल एरा का है और अब तो आगे एआई का है। ऐसे में अखबारों की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। नीतीश कुमार भले न समझते हो, लेकिन खैर, चुनाव की बात करेंगे तो चिराग पासवान की बात होगी, जिन्हें बिहार बुला रहा है और चिराग पासवान बिहार आने के लिए भी तैयार हैं। तो चिराग पासवान को समझाने पहुंचे विनोद तावरे। क्या हम माने, क्या समझ जाएंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान के लिए जितनी सीटें हैं एनडीए के भीतर, 20 से 25, उन सीटों पर वह मान जाएंगे या फिर नखरा करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान नखरा तो करते हैं और जब नखरा करते हैं तो 2020 में नीतीश कुमार का कैसे बिगड़ गया, यह भी हमने और आपने देखा है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी,
हम लोग वहां से शुरुआत करें। आज आपने देश की एकजुटता की बात कही, जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था, उसके बाद भारत ने जो रिटेलिएट किया, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए, उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक हुई है, सभी पार्टियों के नेता उसमें जुटे, राजनाथ सिंह ने उसकी अध्यक्षता की। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं गए, इसको लेकर के भी सवाल उठे कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था सर्वदलीय बैठक में। जी, और कल रात में पाकिस्तान ने कुछ बदमाशी करने की कोशिश की। देखिए, हम लोग कल चर्चा बिल्कुल, कर रहे थे कि बिल्कुल। पाकिस्तान मानेगा नहीं, वो जी, कुछ न कुछ, चूंकि उसके यहाँ अपने अशांति हो गई है, उनके शहबाज शरीफ की सरकार अपने संकट में है और लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, तो लोगों को भी जी। कुछ कुछ चीजें उनको फीड करनी है। तो उन्होंने हुँ, जो ऐसे छोटे मोटे ड्रोन्स और कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने बिल्कुल। भेजी, जिनसे भारत को नुकसान क्या होता। भारत ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, सब गिर गए, सारे मलबे हो गए। और भारत ने जो जी। रिटेलिएट किया, उसमें उनका रडार सिस्टम खत्म कर दिया भारत ने, लाहौर में। हुँ, तो ये अगर पाकिस्तान भारत के की भूमि पर, भारत की जमीन पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो भारत नहीं छोड़ेगा। फिर तो चाहे चाहे फुल फ्लेज लड़ाई हो जाए, उससे भारत पीछे बिल्कुल, नहीं हटेगा। बिल्कुल, भारत ने कहा है कि बिल्कुल। हम पहले हुँ, नहीं करने जा रहे हैं कुछ, हमने जी, बहुत प्रिसीजन के साथ टारगेटेड अटैक किया है, मेजर्ड अटैक किया है। हमको पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने पर हमला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान जी, ने भारत के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। ये उसकी जो दुस्साहस है उसका, और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। देश की हुँ, तरफ से कोई कोई सवाल नहीं है, कोई इफ बट नहीं है ज्ञानेश्वर जी। और आप याद करिए 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो किस तरह से अपोजिशन के लोगों ने सवाल पूछे थे, लोगों ने बिल्कुल, सबूत मांगे बिल्कुल, थे बिल्कुल। क्या सबूत सबूत है। माँग रहे थे। हाँ, उसी जी, तरह से 2019 का बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक हुआ, तो लोग सबूत मांग रहे थे कि भाई कुछ जी, नहीं हुआ। और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल जो फीड कर रहे थे, उस पर भारत का अपोजिशन रिएक्ट कर रहा था कि जी, पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल। है कि सिर्फ एक पेड़ जला है या एक कौवा मरा है, तो भारत का अपोजिशन भी जी, कहता था। लेकिन देश हुँ, के लोगों ने भारत की अपोजिशन को सबक सिखा दिया, ऐसा सबक सिखाया हुँ, कि सबको उस समय जो झटका लगा, उसके बाद सब अब लाइन पर है। सबको लगे कि बिल्कुल। सेना से सबूत नहीं मांग सकते हैं आप। सेना के ऊपर हुँ, भारत के 140 करोड़ नागरिकों का अटूट विश्वास है। तो इस बार आप जी, देखिए कि तमिलनाडु में एम के स्टालिन हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, इन हुँ, सब ने सब इस बार एक स्वर में सरकार का और सेना का समर्थन कर रहे हैं। तो करना चाहिए है ऐसे बिल्कुल। मौके पर, जो आपने कहा जी, कि संकट के समय पूरा देश एकजुट हो जाता है। आज हमने पाकिस्तान के अच्छे अच्छे लोगों को सुना, जो 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 कह रहे थे कि हिंदुस्तान में भले सब लोग बटे हों, जातियों में, धर्म में, राजनीतिक दलों में, लेकिन ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में उनकी एक नेशनलिटी जाग जाती है, जो इंडियन है। तो आज बिल्कुल। 140 करोड़ लोग एक इंडियन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, और उनकी जो चुनी हुई सरकार है, वो भी उस तरह से काम कर रही है। और जो देश के मुसलमान हैं, हमने कल देखा ब्लैकआउट आउट के बिल्कुल। दौरान क्या हुआ अजीत हुँ, जी, हुँ। वह भी हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे इतने जोशीले लगा रहे थे कि पूछिए मत। हाँ, उनके भीतर बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद को लेकर बिल्कुल हाँ, दृढ़ बिल्कुल। संकल्प दिखाई पड़ रहा था। जी, ये बहुत बेकार की बात है कि इस देश में कुछ लोग उनकी वतन परस्ती पर संदेह करते हैं, ये कतई नहीं होना जी, चाहिए। वो हुँ, मतलब एक आध चीजें आपने कहीं देखी, उसको आपने एक राजनीतिक रूप दिया और उसका इस्तेमाल होता है, वो सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अभी बिल्कुल तो हम लोगों ओवैसी ने को भी देखा, देखा हम लोगों ने, ओवैसी को भी देखा। वही हम लोगों ने देखा, असदुद्दीन ओवैसी को भी देखा, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी देखा कि दोनों ने जी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और हालांकि उनको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो इस देश के बिल्कुल। नागरिक हैं और इस देश की मुख्य धारा की राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज भारत पूरा एक है, और ये अगर लड़ाई इसी तरह से एस्केलेट होती है, बढ़ती है, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे जी, ही अगर ये खटपटाहट बनी रहती है, तो हम लोग को पता है कि उसका चुनाव पर क्या असर होता है। और हम लोग हुँ, कल चर्चा कर चुके हैं कि भले सांप्रदायिकता कम चलती हो, देशभक्ति के सामने सब फेल हो जाते हैं। देशभक्ति जो है, उसका कार्ड अगर चलेगा तो दिक्कत होगी। वो अपनी जी, जगह है, उस वजह से भी मैं राजनीति और चुनाव दोनों प्रभावित हो। चिराग हुँ, पासवान अभी दिल्ली में हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं, बाद में फिर जो बिल्कुल। नीतीश कुमार की एक्टिविटीज हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की उनसे मुलाकात है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट मुलाकात है ज्ञानेश्वर जी, जी, बहुत बिल्कुल। राजनीति को हुँ, कई तरह से डिफाइन करने वाला। जी, चिराग पासवान दिल्ली में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक और एमपी उनसे मिलने गए थे, मध्य प्रदेश के भारत सिंह कुशवाहा ने आज उनसे मुलाकात की। तो एमपी लोग जी, मिलते रहते हैं, एमपी लोगों को मंत्रियों से काम होता है, तो वो मिलते हैं। लेकिन विनोद हुँ, तावड़े की मुलाकात विशुद्ध रूप से बिहार के राजनीतिक संदर्भों में थी। और हम आप बिल्कुल। अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जब सर्वदलीय बैठक थी, आज जब देश एक स्वर में पाकिस्तान के मसले पर चर्चा कर रहा है, उस बीच भी विनोद तावड़े चिराग पासवान के यहाँ गए। जाहिर है वो बिल्कुल, भारत पाकिस्तान सिचुएशन डिस्कस करने तो नहीं गए होंगे चिराग पासवान के यहाँ। जी, हुँ, विनोद तावड़े तो बिहार की राजनीति ही डिस्कस करने गए थे वहां। तो बिल्कुल और बिहार के प्रभारी हैं। हाँ, बिहार के प्रभारी हैं, तो इससे भी अंदाजा लगता है कि बीजेपी कितनी सीरियस है चुनाव को लेकर के।
इस जी समय थोड़ा स्थगित भी हो सकता था, लेकिन राजनीति स्थगित नहीं होती है, चुनाव की राजनीति तो खास तौर से नहीं स्थगित होती है। तो विनोद तावड़े गए चिराग पासवान के यहाँ बात कर रहे, असल में चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में जो टेंट्रम्स दिखाए हैं, जो आपने जी कहा कि जो वो हम लोग कल परसों लखनऊ बात कर दिखाते रहे हैं। थे कि नखरे दिखाते हैं, वो आपने अभी कहा, और पहले ये कि 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल बिहार की स्ट्राइक राजनीति बिहार में। में करेंगे। तो ये चीजें जी जो वो कहते हैं, नेता कोई अनायास नहीं बोलता है। तो चिराग पासवान बोलते हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो बीजेपी के लीडरशिप ने इसको सीरियसली लिया है। जी उनके चुनाव लड़ने की बात हो गई, उनके सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल। करने की बात हो गई। इन तमाम बातों को लेकर के बीजेपी के अंदर एक धारणा बनी है उनको, उनके बारे में। अल्टीमेटली हम्म, वो कहीं जाएंगे नहीं, ये बात भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और जब बिल्कुल। अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र बाकी है, बीजेपी में अगर बात करनी होगी, कोई चीज मनाना होगा, तो वो दोनों हैं ही बात करने के लिए। विनोद जी तावड़े के लेवल पर बात सुलझ जाए, अभी इसके प्रयास हो रहे हैं। हम्म सुलझाने का जो मुख्य बिंदु है, जो हमारी जानकारी है, तो हम लोग थोड़ी बहुत बात हम लोग कर चुके हैं, वो ये है हम्म, कि उनके सामने, जैसा आपने कहा कि वस्तु स्थिति रखनी है कि भाई सीटें तो नहीं कम बेसी हो रही है ना, सीटें तो 243 ही बिल्कुल। है, इन्हीं जी 243 सीटों में बंटवारा होना है। चिराग हम्म पासवान का कहना है कि उनके दो फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ सीट्स छोड़ दीजिए, उनके हम्म दो फॉर्मूले हैं जो उनके लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सिंपल फॉर्मूला है 5 एमपी की सीट का, तो 5 एमपी की तो सीट 30 से हमारे सीटें बची 30 हैं। एमएलए बनते हैं। और फिर वो जी उसमें ऐड कर रहे हैं कि हमारी एक सीट पिछली बार ले ली गई थी, बेसिकली हमारी 6 सीटें, हमको 6 बिल्कुल। लोकसभा सीटें मिलती थी, और हमको एक हम्म राज्यसभा की सीट भी मिली हुई थी, बल्कि एक तरह से वो हम्म, 7 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं वो लोग। तब तो 2014 में 7 सीटें मिली थी, वो भी कहेंगे। वही वही कह ही रहे हैं कि हमको 14 में 7 बिल्कुल। मिली थी, और जब 19 में 6 की गई, तो एक राज्यसभा की सीट मिली, जी और इस बार 5 किया गया है, मतलब 2 सीटें घटाई गई हैं। तो बेसिक हमारा बेस शुरू हो रहा है 30 सीट से, 30 असेंबली जी सीट चाहिए है, और अधिकतम 42 सीट जाएंगे। तो इसका मतलब बीच में आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करिए, 30 और 42 के बीच में कॉम्प्रोमाइज करिए, हम्म मतलब 36 सीट 35 सीट पर आप कॉम्प्रोमाइज करिए। ये जी ये चिराग पासवान का फॉर्मूला है, उनकी पार्टी का फॉर्मूला है, उनके लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, खुल के डिस्कस कर रहे हैं। बीजेपी के एक हम्म दो लोगों ने भी इसको कंफर्म किया है कि उनकी सीटों की डिमांड 35 पर रुक रही है। तो अब बीजेपी बिल्कुल। इतनी सीटें देने की स्थिति में नहीं है ज्ञानेश्वर जी, किसी स्थिति में बीजेपी जी 35 सीट नहीं दे सकती है। एक हम्म लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता, मान लीजिए अगर बीजेपी इतना आगे नहीं बढ़ी रहती, इतना एडवांस नहीं किया होता बीजेपी ने अपने को, अपना मुख्यमंत्री बनाने के ड्रीम को अगर बहुत एडवांस नहीं किया होता, या बीजेपी को बिल्कुल। ये नहीं लग रहा होता कि हम सीएम बना सकते हैं, अगर कोई ऐसा जी स्टेट होता जहां बीजेपी बहुत उम्मीद नहीं कर रही है, सीएम बनाने की तो बिल्कुल नहीं कर रही है, तो बीजेपी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी अपनी सीट में से भी। लेकिन बिहार का हम्म मामला बहुत डिफरेंट हो गया है, बिहार में बीजेपी बिल्कुल। बहुत एडवांस हो गई है, और बीजेपी ये मान रही है कि ये बेस्ट चांस है अपना मुख्यमंत्री बनाने का। जी उसके बिल्कुल। बाद फिर ऐसा मौका आएगा, कब आएगा, कोई नई लीडरशिप इमर्ज कर गई, मान लीजिए किसी वजह से चिराग पासवान, मैं माफ करिएगा, तेजस्वी यादव जीत के मुख्यमंत्री हो गए, तो फिर कहीं ऐसा ना हम्म हो कि लालू यादव की तरह वो भी 15 साल 20 साल बैठ जाए, नीतीश कुमार की तरह 15 साल 20 साल, तो बीजेपी क्या करेगी? तो सही बात, बीजेपी सही बात। नीतीश कुमार की लीडरशिप के शिफ्ट, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, बीजेपी के ही एक नेता के हम्म शब्द हैं ये, कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है, संक्रमण का समय हम्म है। संक्रमण के इस काल में, संक्रमण मतलब इस संधि वेला में हम अगर बैठ गए तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि हम्म, लंबा इंतजार करना पड़े। तो बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई है अपना मुख्यमंत्री बिल्कुल। बनाने की दिशा में। तो इसलिए चिराग हम्म पासवान को 35 या 30 सीट पर भी उनके साथ बात करने में मुश्किल है। और उनकी बात हम्म हमने कहा थी कि 30 से शुरू किया है, 42 30 न्यूनतम है, 42 अधिकतम है। तो अब जी इसके बीच में वस्तु स्थिति समझाई होगी उनको जाकर के विनोद तावड़े ने। लेने की, भाई ये वस्तु हम्म, स्थिति है, अगर आप इसी हिसाब से मानेंगे, मान तब तो चिराग, तब तो ठीक है, 6 सीट फिर दे दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, 1 एमपी की सीट उनकी हम्म, है, और 6 सीट बिल्कुल दे बिल्कुल। दीजिए जीतन राम मांझी को, 1 एमपी की सीट है उनकी। जी, हम्म तब तो ठीक है, तब तो हो सकता है कि आपको हम्म, 30 दे दें और उनको 12 दे दें, और हम लोग एक 100 101 नीतीश कुमार ले लें, 100 बीजेपी ले बिल्कुल। लें। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, ये सब व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि फिर इस नहीं नहीं, फॉर्मूले से, फिर तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहेंगे ना कि भाई देखिए, जब मैं आया हाँ था तो 3 सीटें थी। जेडीयू को छोड़कर आया, तो हाँ 3 सीटों की बात हुई हाँ, थी। और जीतन राम मांझी भी कहेंगे कम से कम 2 सीटों की बात तो हो ही हुई थी। गई थी। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, तो फिर कहाँ से बात बनेगी नहीं जी। कह ही रहे हैं और तो, जब 35 सीटें ये ले लेंगे, तो बचेगी कितनी, 8 सीटें। 100 वही 100 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे ये तो लोग। 30 भी दे दें तो तभी तो 12 ही सीटें बचती है ना, अगर 100 हम लोग 13 मानते हैं सीटें। उधर, तब भी। अब हाँ, ये, 13 सीटें बचती है। हाँ 13 सीटें बचती हैं। अब इधर कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता ना, ये फॉर्मूला फिर तो नीतीश कुमार की 96 सीटें बनती हैं 16 एमपी की बिल्कुल। सीट के हिसाब से। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको बड़ा भाई रहना है, तो जी बड़ा भाई रहना है, तो ये फॉर्मूला, एक सीट का भी फॉर्मूला होगा, तो 101 102 वो लड़ेंगे।
बिल्कुल। बीजेपी 100 के नीचे नहीं आना, मतलब किसी हाल में नहीं आएगी। बीजेपी तो नहीं 100, आएगी, क्यों 105, आएगी? 110 बिल्कुल, सीटों बिल्कुल। की, 105, 110 सीटों जी, की बात बीजेपी कर रही है। तो जी। ये संभव, इसलिए ये व्यवहारिक चीजें बताने का है चिराग पासवान को। बताई भी है बीजेपी ने, उनको व्यवहारिक चीजें बताई हैं। बीजेपी ये जोखिम भी नहीं ले सकती है कि चिराग पासवान को छोड़ दे कि आप अकेले लड़ें, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। चिराग पासवान इस बार हर बार की तरह ये नहीं हो सकता है कि आप चले जाए नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर लें। आप अगर हुँ, हुँ। इंडिपेंडेंट होकर लड़ते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि 243 सीट हम लड़ेंगे, या कोई दूसरा अलायंस खोजने जाते हैं आप, तो जी। उतना उतना डेयर करने की स्थिति अभी नहीं दिख रही है हुँ। चिराग पासवान की, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब और बिना भाजपा के चिराग कुछ कर भी नहीं हम नहीं, सकते कुछ हैं। नहीं कर देखिए सकते। 2020 में क्या हुआ था। अब ठीक है, वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएँ, प्रशांत किशोर के साथ चले जाएँ, तो फिर खेल कुछ दूसरा हो सकता है, यह अलग बात है। लेकिन अकेले कुछ कर लेंगे, इस बात की उम्मीद कहाँ दिखती है। हाँ, तो देखिए, अब इसमें भी दोनों ऑप्शन हमने विचार किए, दोनों ऑप्शन पर हमने बात भी की लोगों से। जी, आरजेडी के साथ जाने का ऑप्शन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपके इनके पिताजी मतलब रामविलास जी 2 बार चुनाव लड़े लालू यादव के साथ, 2009 का लोकसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव। हम लोगों ने देखा क्या हुआ। आरजेडी बिल्कुल। का तो वोट इंटैक्ट रहा। आरजेडी का वोट कितना हुँ, ट्रांसफर हुआ ये सब पता है इनको, चिराग पासवान को भी पता है कि 0 सीट हाजीपुर सीट हार गए लोकसभा की। हुँ, बिना कोई 2009 आंधी में। नहीं थी, कोई बड़ी लहर नहीं थी, उसके बावजूद बिल्कुल। आप हाजीपुर सीट हार गए लालू यादव के साथ जी, लड़के 2009 में, और विधानसभा के चुनाव में 2010 में देखा ही हम लोगों ने 4 सीट पर आ गए। बिल्कुल। तो ये जोखिम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस वोट के साथ आपका और आपके पास। बीजेपी का तर्क यह भी है, बीजेपी का तर्क यह भी है कि देखिए 2020 में तो देखिए नीतीश कुमार तो खुले तौर पर आरोप करते हाँ, हैं कि पीछे से बीजेपी बीजेपी थी थी। हाँ, और सारे उम्मीदवार जो दिख रहे थे वो बीजेपी वाले ही दिख रहे हुँ, थे। तो बीजेपी का तर्क यह भी है कि जब आप उपचुनाव में हुँ, दारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब उपचुनाव हुआ और बीजेपी साथ नहीं थी तो आपके उम्मीदवारों को कितने मत आए? हाँ, 3000 से 5000 मत आए। बिल्कुल। तो आपकी स्वतंत्र हैसियत क्या थी? यह तो उपचुनाव में मालूम हो गया। हाँ, हाँ, बीजेपी ने उनको बता दिया है कि आपका अपना वोट क्या है, बीजेपी की ताकत होने जी, से क्या वोट है, एक नैरेटिव क्रिएट होने से कि आप नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तब आपकी क्या हैसियत। तो ये चीजें जी उनको बिल्कुल। पता है, वो अपने वोट की कैपेसिटी से पूरी तरह से परिचित है। तो आरजेडी हुँ, के साथ आपका मतलब आपकी जाति का समीकरण ही नहीं फिट होता है, तो आप उधर नहीं जा हुँ, रहे हैं लड़ने। प्रशांत किशोर के साथ जरूर आप जाके उनके साथ मिल करके एक वेव क्रिएट कर सकते हैं बिहार में, और वो वेव बिल्कुल। क्रिएट होगा, बड़ी वेव हो जाएगी। अभी उस हुँ, नतीजों के बारे में हम नहीं बात करें, तब भी चिराग पासवान ये जोखिम लेने को तैयार हैं क्या, कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ दें, और केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ के अगर वो जाते हैं तो उनके साथ क्या, उनके पार्टी की क्या स्थिति रहती है, बिल्कुल। उनके पार्टी के सांसदों की क्या स्थिति रहती है, उनकी पार्टी के लोग रहते हैं, या कोई दूसरा आदमी मंत्री बनने के लालच में पता चला कि 3 लोग चले गए बीजेपी के साथ, फिर आप उस स्थिति जी। में पहुंच गए जो 2019 के चुनाव के बाद की स्थिति बनी थी। तो हुँ, ये जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है वो। हमको नहीं लग रहा है कि अभी ये जोखिम लेंगे, क्योंकि अगर जोखिम लेना होता तो अभी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे होते, वो स्वतंत्र रूप से राजनीति कर बिल्कुल, रहे होते। बिल्कुल, वो राजनीति को बिल्कुल, उन्होंने बंद बिल्कुल, कर दिया। अब बिल्कुल। तो केंद्रीय मंत्री हो हुँ, गए, ये 1 साल होने जा रहा है उनको मंत्री बने, कहाँ उन्होंने यात्राएं की है, क्या एजेंडा सेट किया है, क्या नैरेटिव बनाया है उन्होंने जमीन पर जाकर, वो तो नहीं बनाया। वो तो एनडीए की ही जी। राजनीति की है, तो इसलिए वो उसमें हुँ, उसमें नहीं जा सकते हैं। रहना बीजेपी के साथ हुँ, ही है, तो बीजेपी हुँ। के साथ रहना है। और और प्रशांत किशोर भी ऐलान कर चुके हैं कि भाई हमें अकेले लड़ना है हाँ, और प्रशांत किशोर बिना पदयात्रा हुई नहीं थी, सीमांचल पहुँचे हैं और जिस तरीके से भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में, जो गांधी मैदान ने दृश्य बदल दिया था, वह दृश्य अब जिलों में बदलने लगा है क्योंकि लोग सुनने आ रहे हैं और सीमांचल में आ रहे हैं। तो भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी है सीमांचल में। ये देखिए प्रशांत किशोर की मौजूदगी और जिस पहनावे के लोग आ रहे हैं, वह चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। हम लोगों ने जिस दिन चिराग इनके पहली यात्रा गई थी, जिस दिन इनकी प्रशांत किशोर की सीमांचल नरपतगंज के बिल्कुल, वीडियोज और तस्वीरें आई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये दोनों के लिए चिंता की बिल्कुल। बात है, आरजेडी के लिए भी और बीजेपी जेडीयू के लिए हुँ, भी। तो ये जी, दोनों के लिए तो वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उन्होंने साहस दिखाया है, उन्होंने जोखिम लिया है। चिराग पासवान ने उस तरह का कोई हुँ, जोखिम नहीं लिया है। उनके जी अलग बिल्कुल। नहीं होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि बीजेपी इस बार, जैसा पहले हमने कहा, कि बहुत एडवांस उसमें है, आगे है कि हम सरकार बनाएंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। हुँ, तो उसमें हुँ, किसी को खच्चर नहीं डालने देगी बीजेपी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। चिराग पासवान या कोई भी व्यक्ति, अगर अगर बीजेपी जो खेल बना रही है उस खेल में कोई आदमी जाकर के उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। देखिए, बिहार का हुँ, चुनाव, ज्ञानेश्वर जी, सिर्फ बिहार का चुनाव अब नहीं रह गया है। हम लोग फिर कभी इस पर हुँ, अलग से आगे डिस्कस करेंगे कि बिहार का चुनाव बहुत जी जान से बीजेपी इसलिए लड़ेगी क्योंकि उसको ये पहला चुनाव होगा ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
पहलगाम कांड के बिल्कुल, बाद, पाकिस्तान सही के बात, खिलाफ सही बात। कार्रवाई के बाद पहला जी, चुनाव होगा, बीजेपी हारने का जोखिम नहीं ले सकती है। अगर कोई जी। भी नतीजा अगर अगर वहां फेल हुई बीजेपी, तो आप कल्पना करिए हुँ, कि क्या मैसेज बनेगा कि आप अयोध्या में मंदिर उद्घाटन करके भी चुनाव हार गए, और आप हुँ, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके भी चुनाव हार गए। बीजेपी किसी हाल में सही बात। ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव, पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल देने वाली घटना होगी। एक तो ये है, जी, और दूसरा बिहार का महत्व इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, बिहार का बड़ा असर पश्चिम बंगाल में होगा, और इस बार हुँ, बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी बड़ा अपने लिए एक अवसर देख रही है, क्योंकि उसने बिल्कुल। मतलब उड़ीसा जीत लिया है, झारखंड जरूर हुँ, हारे हैं, लेकिन बिहार जीत करके और बंगाल का मैसेज देना होगा, असम का मैसेज देना होगा, तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के साथ जो तालमेल किया है उसका मैसेज देना होगा। तो अगली बार का जो चुनाव है, जो अगले साल अप्रैल मई में 5 चुनाव होने हैं, वो भी बिहार के चुनाव से तय होगा। तो बीजेपी जी, इस बार बिहार अपना खेल नहीं बिगाड़ने देगी चिराग पासवान को। वो अगर कुछ करेंगे, कोई कोशिश की उन्होंने, तो फिर उनके लिए ये चीज भारी भी पड़ सकती है। इसलिए भी वो बिल्कुल। कहीं जा नहीं रहे हैं। अब हुँ, व्यवहारिक जो उनके सामने व्यवहारिक जो तस्वीर रखी जाएगी, सीटों की संख्या रखी जाएगी, उसमें कहाँ जा करके सेटिंग होती है, और उनको और क्या ऑफर हुँ, किया जाता है। देखिए, अगर उनको 25 सीट ऑफर किया जाता है, 20 से 25 लोकसभा की सीटें, तो ये हो सकता है कि उनको एक राज्यसभा सीट का ऑफर कर दिया जाए कि भाई अगले साल अप्रैल में राज्यसभा का चुनाव होना है, द्विवार्षिक जी, चुनाव है, आपको एक राज्यसभा की सीट हुँ, उस समय मिल जाएगी, आप जिसको देना चाहें उसको दे सकते हुँ, हैं। तो वो, बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी के पास बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, केंद्र में उसकी सरकार है, तो जी, उसकी दे सकती है। हुँ, तो इनको ये दिया जा सकता है कि भाई बिहार में ये बोर्ड निगम बंटने लगेंगे, तो आपके लोगों को उसमें ज्यादा एडजस्ट कर देंगे, आपको उस कैटेगरी बिल्कुल। में उस आपके कोटे से एक आज ज्यादा मिल जाएगा। केंद्र सरकार के भी किसी उसमें आपका आदमी बनाना है, बना देंगे। केंद्र सरकार बहुत चीजें ऑफर कर सकती है। आपके मंत्रालय का वज़न बढ़ जाएगा। वजन बढ़ सकता है आपके मंत्रालय का, तो ये बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार दे सकती है उनको, ये ऑफर उनके जी, सामने रखा जाएगा। सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ा सकती है ना भारत सरकार की, 243 की संख्या बिल्कुल, तो नहीं बढ़ा बिल्कुल, सकती है। और बिल्कुल। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सबको साथ लेकर के ही लड़ना है। तो इनके सामने हुँ, कुछ और चीजें ऑफर की जाएंगी, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स के साथ साथ कुछ और चीजें इनको ऑफर की जाएंगी, और उस पर हमको बिल्कुल। लगता है कि ये बातचीत हो जाएगी। अभी तभी वो कोई बहुत एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान। तो ये चलिए तो आगे चले बिल्कुल, आगे चले हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बारे में आप कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जो आज मुलाकात हुई है, वह मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े भाई और छोटे भाई की मुलाकात है, बिल्कुल। बीच में रिश्तों में खटास आ जाती है, कभी चले जाते हैं, कभी चले आते हैं, आज फिर से दोनों साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा की चिंता भी है क्योंकि उन्हें पार्टी को खड़ा करना है, उनके साथ क्या साजिशें हुई थी लोकसभा चुनाव में यह चिंता वह जाहिर कर चुके हैं वाल्मीकि नगर में जब उनकी पार्टी की कार्य समिति हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि देखिए एनडीए में यदि एकजुटता नहीं रही तो इसका परिणाम गलत हो सकता है नुकसान उठाना पड़ सकता है और कुशवाहा वोटों की चिंता सबको होती है और देखिए जब उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं भाजपा की चिंता की बात करते हैं तो चिंता मगध और शाहबाद को लेकर होती है क्योंकि मगध और शाहबाद में 2020 में क्या विनाश हुआ था एनडीए का यह हम और आप जानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात क्या उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जैसा कह रहे हैं कि चिराग पासवान की हम तो लड़ेंगे देखिए, 2-3 स्तर पर इस मुलाकात को देखने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा जी की सक्रियता आप देखिए, उन्होंने पहले वहां चिंतन शिविर किया वाल्मीकि नगर में, उसके बाद दिल्ली जी आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात उठाई, इससे एक बार और साबित हुआ कि अभी के जो पीढ़ी है बिहार की नेताओं की, उसमें सबसे हुँ, सुलझे हुए नेताओं में से उपेंद्र कुशवाहा है। उन्होंने, सब बिल्कुल, आदमी बिहार के बिहारी हैं, गर्व करिए, सब आदमी गर्व कर रहा है, लेकिन हुँ, बिहार के हित को इतने आंकड़ों के साथ और इतने एक पर्सपेक्टिव में किसी ने नहीं रखा था जितने पर्सपेक्टिव में उन्होंने रखा। उन्होंने जी, उन्होंने कहा कि जो ये दक्षिण भारत के राज्य हैं जो विरोध कर रहे हैं परिसीमन दिल्ली का, के उन्होंने पूरा हुँ, लाभ उठा लिया है उसका। उन्होंने हुँ, पूरा लाभ उठाया है आजादी के पहले, और जब बिहार के लाभ लेने की बात आई तो अब आप उसमें हुँ, आकर के फच्चर डाल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और आंकड़ों के हुँ, साथ उन्होंने बात रखी कि उनकी आबादी किस अनुपात में बढ़ी और तब बिहार की आबादी किस अनुपात में बढ़ी थी। बिल्कुल, कैसे बिहार उस लाभ से वंचित रह गया। अभी हुँ, एक बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल है रवि के मिश्रा, उनकी किताब आई जी, है, एकदम इसी सब्जेक्ट पर किताब आई है। अभी वो ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर हैं, ये जो प्रधानमंत्री मेमोरियल लाइब्रेरी है, जो तीन मूर्ति लाइब्रेरी पहले जो था ना, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, बिल्कुल, जी, जो प्रधानमंत्री मेमोरियल लाइब्रेरी है, उसमें हुँ, है वो। और वो बड़े इंटेलेक्चुअल है, उनकी एक किताब आई है थोड़े दिन पहले, किताब का विमोचन हुआ और बहुत ही अद्भुत किताब है, उसमें उन्होंने ये सारा बताया है।
और एक दिन मेरी जी। बात हो रही थी तो उन्होंने एक उपमा दी हमको कि आप इस बात को हुँ, ऐसे समझिए कि गाँव में भोज हो रहा हो और पंडित जी हुँ, लोग बैठ जाएँ खाने और पंडित जी हुँ, लोग खा के उठे और उसके बाद कहें कि नहीं अब भोज नहीं होगा, अब बाकी लोग नहीं खाएगा, अब बाकी लोग बहुत खाते हैं इसलिए इनको भोज नहीं कराया जाएगा, ये लोग बहुत खाता है। तो ये उस जी। तरह की स्थिति है दक्षिण भारत के राज्यों की, अपने आपने लाभ ले हुँ, लिया और जब दूसरे हुँ, लोगों का लाभ लेने की बात आई तो बोले कि नहीं, नहीं अब परिसीमन बंद कर दीजिए, परिसीमन करिए ही मत, 1971 में एक बार हो गया। तो उनकी किताब बहुत ही अच्छी, पता नहीं उपेंद्र जी ने वो किताब देखी है नहीं देखी है, लेकिन उसी हुँ। लाइन पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, भाई ज्ञानेश्वर जी आप देखिए ना, बिहार में 1934 के भूकंप में कितने लोग मरे मरे थे, 1930-34 की अकाल बिल्कुल। में कितने लोग मरे थे बिहार में। तो बिहार बंगाल जी। की तो आबादी मर जाती थी, करोड़ों लोग मर जाते थे, तो हमारी तो आबादी ही नहीं बढ़ रही। हुँ, आबादी तो तब सही बात है, भारत को बिल्कुल। बढ़ा रहे थे और आपने फायदा ले लिया। अब हमारे बिहार में और बंगाल उत्तर प्रदेश में लाभ लेने की बारी है तो आप कहते हैं कि नहीं, नहीं मत लीजिए, अब परिसीमन जी। नहीं होगा। तो ये बात हुँ, इतने बारीक, इतने तर्कसंगत तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई, ये एक बड़ा नेता होने की निशानी है, बड़ा जो राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में चीजों को देखता है। तो एक तो वो हुँ, उन्होंने कहा, तो इस नजरिए से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नजरिए से हमने इसलिए बात शुरू की कि बड़ा राष्ट्रीय कद है उनका और प्रधानमंत्री भी बिल्कुल। वॉच कर ही रहे हैं उनको, उनके लिए कोई जिम्मेदारी वो भी सोच ही रहे हैं। अब हुँ, इस मुलाकात का जो पहली चीज जो ध्यान में आई कि क्या फिर दोनों भाई साथ में आएंगे, आते ही रहे, दोनों साथ ही रहे हैं, जी, दोनों लोग साथ ही रहे हैं, तो जनता बिल्कुल। दल से ही आते रहे, जाते रहे। जी, सही बात है। जी, जनता पार्टी बिल्कुल। से ही राजनीति थी, फिर अलग हुए। जी, अच्छा, आप देखिए ना भारत में वो क्या नीतीश भाइयों में, कुमार कहते हैं कि भाई ये तो उपेंद्र प्रसाद थे, उपेंद्र कुशवाहा तो हमने बनाया है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, तो हुँ, भाई हम लोग देखे हैं भारत में, हिंदू समाज में भाइयों में कितने झगड़े होते हैं, भाइयों से ज़्यादा झगड़े किसी में नहीं होते हैं, लेकिन भाइयों से ज़्यादा प्यार भी बिल्कुल। किसी में नहीं होता है। तो अब हुँ, ये उपेंद्र कुशवाहा बड़े छोटे भाई हैं नीतीश कुमार के और जब जी, नीतीश कुमार आज एक मुश्किल दौर में गुज़र रहे हैं, तो अगर हुँ, अपना कंधा लेकर के वहाँ खड़े होते हैं, अपना बाजू उनके बाजू के साथ जोड़ते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो ये बड़ी बात होगी। इसका पूरे उनकी पार्टी, दोनों की पार्टियों में मैसेज होगा और एक लौह-कुश समीकरण जो बना हुआ है, उस समीकरण में भी बड़ा मैसेज होगा कि देखिए नीतीश कुमार जी, कमजोर हुए तो उनको बाजू लगाने कौन आया उनके साथ, उनका हाथ पकड़ने कौन आया, हुँ, तो उपेंद्र कुशवाहा आए। तो ये इस हुँ, नजरिए से हमने पहली तस्वीर जब हमने देखी और उस तस्वीर में नीतीश कुमार कंधे पर हाथ रखे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के, तो उस वो तस्वीर से यही पहली बात हमारे ध्यान में आई। दोनों साथ रहे, बिल्कुल। दोनों एक साथ थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, उनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा देकर के वापस बुलाया, फिर अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, फिर बुलाया विधान परिषद देकर के। तो ये नीतीश हुँ, कुमार को भी उनके प्रति जो स्नेह है वो स्नेह अपनी जगह है। तो इस नजरिए से भी जी, उस तस्वीर को देखना है, लौह कुश समीकरण, बड़े भाई छोटे भाई का समीकरण। अब हुँ, उसमें तीसरी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी चिंता कर रही है चिराग पासवान की, वैसी ही चिराग पासवान को। उसी तरह से नीतीश कुमार चिंता कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। वो उपेंद्र अच्छा, कुशवाहा को कमजोर नहीं होने देंगे। वो हुँ, उनको पता है कि बीजेपी की भी कुशवाहा राजनीति है। बीजेपी ने भी सम्राट चौधरी को बिल्कुल। आगे किया हुआ है और वो एक तरह से अघोषित उनके मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं और उनके सर्वोच्च नेता हैं बिहार के। हुँ, सर्वोच्च नेता तो घोषित रूप से है। तो उसके बिल्कुल। बरक्स नीतीश कुमार तो हमेशा शाहमात की राजनीति करते हैं। तो उस हुँ, शाहमात के खेल में कौन काम आ सकता है? अगर नीतीश कुमार अपने हुँ, सही दिमाग से सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत करना जरूरी है। वो हमेशा, बिल्कुल। ये उनकी राजनीति रही है। हुँ, हमको बहुत बहुत पहले 2009-10 में किसी ने कहा था कि नीतीश कुमार जब तक रात में 2 आदमी का झगड़ा नहीं करा लेते हैं, तब तक वो सोने नहीं जाते हैं, 2 नेताओं के बीच जी, में। तो उसी तरह हाँ, से 2 नेताओं को साधने के उनके अपने तरीके हैं, किसको आगे जी, बढ़ाना है, किसको नीचे करना है। तो उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर नहीं होने देंगे वो। उपेंद्र हुँ, कुशवाहा के लिए अगर जरूरी हुई सीट मांगने की, तो नीतीश कुमार खुद मांगेंगे जेडीयू के, अपने मतलब अच्छा, बीजेपी से हुँ, सीट मांगेंगे उनके लिए। तो ये हुँ, एक अच्छी बात है जो उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी के जो लोग इस चिंता में रहते थे कि पता नहीं कितनी सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा था कि 5 सीट हुँ, मिलेगी, 6 सीट मिलेगी, 7 सीट मिलेगी, जो भी हो, अब उनकी जी, सीटें सम्मानजनक होगी। चौथी हुँ, बात ये है कि उनके लिए इस चुनाव में कोई भूमिका तय की जाएगी। ये जो चुनाव अच्छा, अभी आ रहा ये है भी संभव है। विधानसभा, उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। सीटें उनकी भले हुँ, कम होंगी, लेकिन पूरे बिहार में वो राजनीति, पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। उनको हुँ, हो सकता है कि जेडीयू के कोटे से, अगर जेडीयू का कोटा नहीं हो तो बीजेपी की तरफ से अलग हेलीकॉप्टर मिले, चुनाव के साधन मिले, प्रचार के साधन मिले, उनको पूरे प्रदेश में घुमाया जाए। एक उपेंद्र अच्छा, कुशवाहा की राजनीति में उनकी एक ये उनके लिए एक भूमिका तय हो रही है। प्रधानमंत्री भी हुँ, सोच रहे हैं और नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी एक हुँ, छवि जो है, कई चीजों को आप काउंटर करना होता है ना। नीतीश कुमार की देखिए, नीतीश कुमार का चेहरा अब कमजोर हो गया। नीतीश कुमार के बिल्कुल, छवि अब लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सर्वे में भी लगातार वोट कम होते जा रहे हैं। तो उस छवि का जी, कौन व्यक्ति है? उस छवि का व्यक्ति, हुँ, उस छवि के व्यक्ति प्रशांत किशोर वो स्पेस न ले ले तो उसकी जगह तो आ सकते हैं ना उपेंद्र बिल्कुल, कुशवाहा की छवि है उस तरह से विनम्र नेता की, हुँ, पढ़ने लिखने वाले समझदार नेता की।
तो संगठन बनाने वाले नेता की तो उनकी एक भूमिका उस तरह से तय होगी। और जैसा हमने पहले कहा था, 2 चीजें हैं, कंट्राडिक्शन है। अब आप हम इस पर जरा और पता करेंगे कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, और उनको फिर बिल्कुल, उनके साथ खेला सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में तो हरवाया ही गया, जब राज्यसभा भी उनकी जी, 4 साल वाली तय थी पहले। फिर अचानक क्या खेल बिल्कुल, हुआ उसमें कि उनकी राज्यसभा कम करके 2 साल वाली राज्यसभा कर दी गई। तो वो है, जी, उसको उनको फिर राज्यसभा की अगला मतलब राज्यसभा फिर मिलना है, केंद्र में मंत्री हो जाएंगे तो माना जाएगा कि फिर से वो राज्यसभा में 6 साल के टर्म के साथ आएंगे। नहीं तो ये संभव है कि विधानसभा चुनाव वो भी खुद से भी सोच के लड़े और उनको बीजेपी जेडीयू भी कहे कि आप लड़िए। तो बड़ा बड़ा ओपन हो गया पार्टी के भीतर। नहीं, मतलब जी। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर एक इस मुलाकात से जो चर्चाएं होंगी, जो गतिविधियां होंगी, एनडीए के भीतर भी एक गतिविधि होगी और ओवरऑल बिहार की राजनीति पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति पर भी इम्पैक्ट होगा। चिराग पासवान मान जाएँगे ऐसा लग रहा है। 35 सीटें तो मिलने नहीं है, 30 सीटें भी नहीं मिलनी है और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का प्यार फिर से बढ़ने लगा है। सीटें भी कुछ बढ़ सकती हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हो जाएँगे। उत्साह बनाए रखिए, बिहार का चुनाव स्वस्थ तरीके से लड़िए, मजबूत तरीके से लड़िए और तेजस्वी यादव और कांग्रेस भी जोरदार तैयारी करें, क्योंकि जब लड़ाई मजबूत होती है, प्रशांत किशोर तो लगे ही हैं। तो आगे भी बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।